नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र बिला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात को कितना ट्रोल किया जा रहा है, तो मैं आज की इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूं और साथ ही युवा इसे लेकर इतना क्यों आक्रोशित हो रहे हैं, उन युवाओं के मन की भी बात आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि एक भी सूचना आपसे मिस ना हो। और ये वीडियो सिर्फ मेरे भविष्य या आपके भविष्य से रिलेटेड नहीं है, ये उन सभी लाखों करोड़ों युवाओं और स्टूडेंट्स के भविष्य से रिलेटेड है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आगामी परीक्षाओं के लिए अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ है मन की बात कार्यक्रम में जो इस पर इतना बवाल हो रहा है और ये इतना ट्रोल किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संडे को 30 अगस्त 2020 को 31 मिनट 26 सेकंड का वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड हुआ था और यह पीएमओ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल अकाउंट पर अपलोड किया गया था। और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही इस पर डिसलाइक्स की बौछार आ गई थी और इसमें कई सारे लाखों की संख्या में युवाओं ने इस पर डिसलाइक किए थे। तो देख लेते हैं इसके कौन कौन से ऑफिशियल अकाउंट्स हैं। यह पीएमओ इंडिया का ऑफिशियल अकाउंट है और आज रात 10:30 बजे तक इस पे 54,000 लाइक्स और 1,34,000 डिसलाइक्स आ चुके हैं। साथ ही अगर हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट की बात करें तो यहां पर अब तक 1,41,000 लाइक्स और साथ ही 8 लाख के करीब अभी तक इस पर डिसलाइक्स आ चुके हैं। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है इस पर 10 लाख यानी 1 मिलियन तक डिसलाइक्स आ चुके होंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस पर इतने सारे डिसलाइक्स आ रहे हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी जी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस पर 82,000 लाइक्स और 2,70,000 अभी तक डिसलाइक्स आ चुके हैं। तो यहां पर पहले तो हमें यह जानना होगा कि मन की बात कार्यक्रम के तहत ऐसा क्या कहा गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो युवा इतना आक्रोशित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत भारत में हो रहे त्योहारों के बारे में चर्चा पर की थी, जो कि लॉकडाउन में त्योहार मनाए जा रहे हैं और काफी सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं। साथ ही किसानों की भी सराहना की। किसान लॉकडाउन होने के बावजूद काफी मेहनत कर रहे हैं और उत्पादन में इस बार रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। और साथ ही जो टॉय इंडस्ट्री है यानी खिलौना उद्योग है उस पर भी विस्तार से चर्चा की थी और खिलौनों के उत्पादन के लिए न्योता भी दिया गया था कि युवा और जो विभिन्न कंपनीज हैं उनके द्वारा खिलौना उत्पादन में एक रिकॉर्ड मानक तय किए जाएं और विश्व स्तर पर इस प्रकार के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इंडियन चाहे ऐप्स हों या इंडियन गेम्स हों, आत्मनिर्भर भारत के तहत इनको प्रोत्साहन देने के लिए भी योजना के बारे में बताया था। और इसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी पैट डॉग्स की ब्रीड के बारे में और उन्होंने सोफी, विदा और रॉकी जैसे जो स्क्वाड डॉग्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि किस प्रकार इन डॉग्स को पालन पोषण करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। और आगे बात की जाए तो उन्होंने सितंबर माह को पोषण माह घोषित करने के लिए कहा गया था, जिसमें चाइल्ड और मदर न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई थी। और साथ ही आगामी शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा था कि भारतीय शिक्षकों ने चुनौती को अवसर में बदला है और साथ ही ऑनलाइन टीचिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और नेक्स्ट लास्ट में उन्होंने बात की थी कि 2021 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और तब तक शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वे छात्रों में अच्छा माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास करें। साथ ही विभिन्न संगोष्ठियों का भी आयोजन कराया जाए। और अपनी बात का अंत मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने किया था एक स्टेटमेंट बोलकर, और वो था 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और स्वास्थ्य सुविधाएं और शुभकामनाएं देते हुए अगले मन की बात कार्यक्रम के लिए न्योता दिया था और कहा था हम अगले मन की बात कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। तो अभी तक आपको लग रहा होगा सारी चीजें ठीक चल रही हैं और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से लगता भी है कि उन्होंने अपने मन की बात बिल्कुल ठीक कही भी है। लेकिन अब मुद्दा यह आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बातें कही हैं उसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ सिटीजन और एज अ स्टूडेंट इसमें कुछ दिखाई गलत दे भी नहीं रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि वर्तमान में कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं जिनका बारे में चर्चा करने की उम्मीद कर रहे थे स्टूडेंट्स, सिटीजन्स, चाहे वो आप हों, मैं हूं या कोई भी अदर स्टूडेंट। अगर इन टॉपिक्स की मैं बात करूं तो अगर रिसेंट टॉपिक्स में देखा जाए तो नीट जेई के एग्जाम, जो कि नेशनली नहीं इंटरनेशनल मीडिया में भी छाया रहा था, साथ ही एसएससी एग्जाम और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स, साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती और उसके परिणाम और नियुक्ति को लेकर इस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है। साथ ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के
एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं जो कि 2018 से लंबित पड़ी हुई हैं, इसके अलावा अन्य बेरोजगारी से मुद्दे, बाढ़, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और कोरोना संक्रमण को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मोदी जी ने अपने मन की बात में इस प्रकार के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं की जो स्टूडेंट्स, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार दोहरा चरित्र मापदंड अपना रही है। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि एंट्रेंस एग्जाम जरूर करवाए जाएंगे क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, एक साल या सेशन बर्बाद हो रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ अंदाजा लगाइए, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लगभग 5 से 6 वर्षों तक अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, प्री एग्जाम निकाल चुके हैं, मेंस निकाल चुके हैं, इंटरव्यू कंडक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, या जिनके इंटरव्यू हो गए हैं या जो फाइनली शॉर्टलिस्ट हो गए हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में, वो अपनी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो युवा हैं उनका आक्रोशित होना बिल्कुल जायज है। कोई भी होगा, अगर प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम निकालने के बाद, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद अगर उसे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है, वो भी केवल और केवल कोरोना के बहाने पर, तो यह वाकई आक्रोशित होने वाली बात है। और साथ ही अगर बात की जाए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो गई, टीजीटी पीजीटी भर्ती हो गई, इन सभी भर्तियों को तो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाकर रख दिया है जो 5 वर्ष से पहले तो होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और अभ्यर्थियों के मध्य तो यह एक कहावत या जोक कह लीजिए आप कि किसी भी परीक्षा के 3 चरण तो छोड़िए, 5 चरण होते हैं उत्तर प्रदेश में, और वो है प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और ये बिल्कुल सत्य कथन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसका कारण यह है कि आप उत्तर प्रदेश के प्रीवियस 10 साल तक की भर्तियां उठाकर देख लीजिए, तो उसमें प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होने के बाद पेपर लीक होता है, लीक होने के बाद पेपर दोबारा कराया जाता है, फिर जैसे तैसे उसका रिजल्ट आता है, मेंस होता है, इंटरव्यू तक कहानी पहुंच पाती है, और इंटरव्यू नहीं भी होता है तब तक मेंस में कोई घपला हो जाता है और मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है साल दर साल। तो ऐसी स्थिति में बताइए मोदी जी और योगी जी कि हम अभ्यर्थी या हम युवा अपने मन की बात किससे जाकर कहें। आप तो अपने मन की बात कह देते हैं और कहकर चले जाते हैं। आपने 31 मिनट 26 सेकंड का वीडियो बनाया और कहकर चले गए, लेकिन हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन टॉपिक, और कम्युनिकेशन टॉपिक में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और तीसरी चीज होती है फीडबैक, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, आप आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि युवा क्या चाह रहे हैं, किस संबंध में आपसे बात करना चाह रहे हैं? आप कुछ भी मन में आता है बोल के चल देते हैं। क्या ऐसे आपको संवैधानिक पद पर रहते हुए शोभा देता है? ये छात्र भी भारत राष्ट्र के ही नागरिक हैं, और ऐसी स्थिति में जब आप ही इनकी नहीं सुनेंगे तो अन्य जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कैसे सुन सकते हैं? तो ये तो बात हो गई जो मोदी जी ने बात नहीं की थी, तो उसी पर यह बवाल मचा हुआ है, क्योंकि करंट के इतने सारे इशूज से, इतने सारे विवाद थे जिनको लेकर मोदी जी ने बिल्कुल भी कोई टॉपिक तक नहीं छेड़ा। तो ये बात हो गई लेकर इसकी। और साथ ही अगर बात की जाए तो समय समय पर जो आप बात करें, एचआरडी मिनिस्टर हैं, जो कि हम बात कर सकते हैं शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल, ये भी आए दिनों सुर्खियों में रहते ही हैं। इसका कारण है, अभी कुछ दिनों पहले जेई और नीट के एग्जाम के एडमिट कार्ड्स जारी हुए थे, और उस टाइम इनका बयान आया था कि 19 लाख स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, और ये इस बात का प्रूफ है कि स्टूडेंट्स परीक्षा देना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता है माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, क्या शौचालय की स्कीम आपका शौचालय बनाते बनाते क्या मंत्रियों की सोच भी, अब मैं क्या बोलूं इससे आगे क्या हो गई है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का कंसर्न, इसमें आपने स्टूडेंट्स की मानसिकता का आइडिया कैसे लगा लिया कि स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं? क्या स्टूडेंट इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनका सेंटर कहाँ पड़ा है? तो इस तरीके के जो बेतुके बयान आपके मंत्री देते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो गो कोरोना जैसा इतना इंटरनेशनल सॉन्ग आपके मंत्रियों ने दिया है। साथ ही बात की जाए तो भाभी जी पापड़ लॉन्च किए हैं कोरोना से बचने के लिए आप ही के मंत्रियों ने। तो ऐसी योग्यता का क्या किया जाए? क्या ऐसे मंत्रियों पर आपकी बिल्कुल भी लगाम नहीं है? और अगर नहीं है तो ऐसे मंत्रियों को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? जो कि स्टूडेंट आप कहते हैं भारत युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश होने के साथ साथ जो विद्यार्थी हैं वो भारत देश का, भारत राष्ट्र निर्माण करने वाले भविष्य हैं, तो ऐसे भविष्य के साथ मानसिक प्रताड़ना की जाती है, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, और मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। और जब ऐसी बात आती है, जब इस प्रकार की ट्रोलिंग की जाती है, स्टूडेंट्स को बेवजह ट्रोल किया जाता है, तो स्टूडेंट्स भी
कोरोना काल में जहां किसी भी आयोग पे जाकर धरना नहीं दे सकते, किसी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में डिजिटली अपनी बात रखने के लिए डिफरेंट टाइप के हैशटैग्स यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपके यूट्यूब चैनल्स हो। तो अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो हैशटैग्स हैं, जैसे डिजिटल स्ट्राइक हो गया, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल रिजल्ट्स, या बात करें जितने भी टाइप के 69,000 शिक्षक भर्ती में तो 50 तरह के हैशटैग्स बनाकर वायरल कराए गए थे और उनको ट्रेंडिंग भी कराया गया था। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। वो उनके तो क्या ही कहने हैं, अगर आप भारत की तो छोड़ दीजिए, अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप सदमे में आ जाएं। और ये आक्रोश केवल और केवल नीट और जेई के एग्जाम के स्टूडेंट्स का नहीं है, ये हालात सभी के साथ हैं, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट्स हों, रेलवे भर्ती के स्टूडेंट्स हों या बैंकिंग के स्टूडेंट्स हों। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं त्रस्त हैं सालों से लंबित पड़ी भर्तियों को लेकर। आपके चुनाव साल दर साल आते हैं, आप एक चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी करने लगते हैं, उसके प्रचार में लग जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की भर्तियां केवल चुनाव काल में आती हैं और हर बार यही होता है कि जब चुनाव आने को होते हैं तो कोई ना कोई भर्ती का विज्ञापन आ जाता है और फिर से युवाओं को ठगा सा महसूस कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में और जब आपसे प्रश्न किया जाता है तो आप उसे देशद्रोही घोषित करवा देते हैं। आप कह देते हैं ये प्रश्न कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। अरे साहब, हम यहीं भारत के रहने वाले हैं, भारत राष्ट्र के ही विद्यार्थी हैं और यहीं से पढ़ाई लिखाई करके यहीं पर नौकरी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के बयानबाजी शोभा नहीं देता है। और आप ही लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो आप विश्वास मानिए, आप बहुत ज़्यादा तरस खाने के पात्र हैं, क्योंकि आप विश्वास मानिए इस जो आज़ाद भारत में आप सांस ले रहे हैं वो भी राजनीति का ही परिणाम है। अगर राजनीति ना हुई होती तो आपको पीने का साफ पानी, रहने के लिए साफ मकान और पढ़ने के लिए किताबें ना मिली होती। किताबें तो आप जैसे लोगों ने अभी भी नहीं पढ़ी होंगी, इसलिए इतनी तुच्छ मानसिकता लेकर बैठे रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर अपने हिम्मत करते हुए कोई प्रश्न कर भी लेता है तो आपको उसको ट्रोलिंग पर कर देते हैं और अपने जो माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हैं उसका परिचय देते हैं। तो आप अपना परिचय अपने पास रखिए, हमें किसी के परिचय के मोहताज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, जब ये मुहिम छेड़ी गई है, मैं भी इस वीडियो को बनाने का औचित्य किसी का विरोध करना नहीं था, ना मैं किसी गवर्नमेंट के अपोज में हूं ना फेवर में हूं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, यहां तक मेरी कैपेबिलिटी है, तो मैं गवर्नमेंट की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत रखता हूं और आपको भी हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके सामने ये नौबत आने वाली है। हो सकता है आप किसी पार्टी विशेष के जो रुपए हैं उस पर अभी आपका खर्चा चल रहा हो या किसी की कृपा पर आप चल रहे हो, लेकिन आने वाले भविष्य में आपके सामने ये स्थिति जरूर आएगी जब आपके छोटे या बड़े भाई बहन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या पढ़ाई में उन्हें दिक्कत आएगी, तब आप खुद को ठगा सा महसूस करेंगे और बिल्कुल कहेंगे कि काश हमने उस टाइम आवाज़ बुलंद कर दी होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो ये तो बात हो गई मन की बात की, लेकिन अब मैं आपसे आगे बात करूंगा युवाओं के मन की बात, कि युवा आखिर चाहते क्या हैं, आखिर युवा क्यों इतना आकर्षित हो रहे हैं, क्यों इसे डिजिटल स्ट्राइक का नाम दे रहे हैं और आखिर ऐसा क्या मामला है जो इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। तो आइए देख लेते हैं। मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरों की तरफ उंगली करने से पहले चार अपनी तरफ होती हैं, पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। तो इसी तरह दूसरों को आईना दिखाने से पहले पहले खुद आईना देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। अगर गवर्नमेंट से हम वैकेंसी के बारे में पूछते हैं, क्यों हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम वैकेंसी के बारे में पूछें, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी आप हैं जो गवर्न कर रही है। और दूसरी बात, जितने भी आप सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज़ को वो आप दे रहे हैं और जितने भी आयोग हैं वो आपके अंडर में है। तो नौकरी की बात भी तो हम आपसे ही पूछेंगे, किसी और से थोड़ी ना पूछेंगे। और अगर हम पूछ लेते हैं तो आप हमें देशद्रोही घोषित कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात मैं जो कह रहा हूं, अगर डिजिटली आईना दिखाने की बात की जाए तो मैं सभी मंत्रियों को ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर आप अपने किसी भी पोस्ट को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फोटो हो, आप अपने कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स के ज़्यादा नहीं तो 50% कमेंट्स अगर आप चेक कर लेते हैं ईमानदारी से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्या रेपुटेशन है या युवा क्या मांग कर रहे हैं और क्यों परेशान है युवा। तो उदाहरण के तौर पर, अगर मंत्री जी को टाइम नहीं मिल पाता है या मोदी जी अपने 18 घंटे के शेड्यूल में ज़्यादा ही व्यस्त हों, तो मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर युवा चाह क्या रहा है। आप देखें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, मन की बात कार्यक्रम का कमेंट बॉक्स है, यहाँ से मैंने कमेंट लेकर आया हूँ और नेम मैंने हाइड कर दिया है प्राइवेसी कंसर्न को लेते हुए। तो यहाँ लिखा हुआ है, फीलिंग गिल्टी ऑन सेल्फ बाई इलेक्टिंग यू एस पीएम, इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई, कोरोना इज अनकंट्रोलेबल, वीक पॉलिसीज, यू डोंट लाइक टू लीड, यू जस्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है। और ये नेक्स्ट दे रखा है, एसएससी रेलवे के एग्जाम सही से कराओ, रिजल्ट टाइम पर दो, वरना आगे आप खुद पढ़ लीजिए। सड़क 2 का रिकॉर्ड टूट जाएगा क्या? तो देखिए सड़क 3 बनाने का यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने की बात चल रही है।
वहीं यहाँ लिखा हुआ है, मैं जब रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म फिल की थी तो उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, और अब मेरा शादी एंड बेबी भी हो गया है, लाइफ झंड हो चुकी है और अब तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो आप देख लीजिए जितने भी ये जो रेल मिनिस्टर हैं, आप कितने योग्य हैं जो अभी तक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन नहीं कर पाए हैं। नीचे दे रखा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए, ये वर्ड्स मैं यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ, और ये ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहीं से कमेंट है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार पे भी कभी बात कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए युवक क्या मांग रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलना ही होगा, और प्राइवेटाइजेशन पे भी। अब आपकी सब बात सही है, पर कभी हम स्टूडेंट्स की बात भी तो कीजिए, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए नेपाल तक ये बात जा रही है, मैं नेपाल से हूँ, मैं केवल डिसलाइक करने के लिए आया हूँ, बाय। तो आप देखिए अब जब नेपाल तक ये बात जा रही है, यार इंटरनेशनल मीडिया में ये बात प्रकाशित हो रही है, तो इसमें हमारे पीएम की क्या इमेज बन रही होगी। लेकिन इसके लिए स्वयं वे ही जिम्मेदार हैं, और उनके साथ साथ उन सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं जो जो रूलिंग पार्टी के हैं और नौकरी वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही नीचे दे रखा है, मन की बात के अलावा कभी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर लिया करो। तो ये देख लीजिए आप किस तरह से वह मांग कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और अदर इश्यूज के लिए। मन की बात नहीं तो मोदी जी काम की बात करो, फालतू की बकवास ना करो प्लीज़ सर। युवा में रोजगार की तरफ भी अटेंशन दो और युवा की मन की बात सुनो। 2024 में पेटी बांध लीजिए अपनी अपनी। देश का युवा आज सुसाइड करने तक को मजबूर हो गया है बेरोजगारी की वजह से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से युवा परेशान है और कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को फुर्सत नहीं है कमेंट बॉक्स देखने की। तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया था ताकि आप एक बार देख सकें और समझें कि आखिर क्यों युवा इतना आक्रोशित हो रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपने प्राइम मिनिस्टर से। तो ये तो हो गई युवाओं के मन की बात। अब बात कर लेते हैं हम अपनी भर्तियों के बारे में। अगर हम भर्तियों की बात करें तो आप मान के चलिए एसएससी के एग्जाम सन 2015 से अब तक पेंडिंग है। विश्वास मानिए 2015 से अब तक पेंडिंग है। और 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो यह भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2018 में आया था और यह भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और इसमें लगभग 650 दिन होने जा रहे हैं। 650 दिन का मतलब समझिए आप, करीब 1.5 साल से भी काफ़ी टाइम ऊपर हो चुका है। तो आखिर क्या कारण है जो ये भर्तियां इतनी लंबित हो जाती हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा का विज्ञापन 2018 से चल रहा है और अभी तक इसकी भर्ती प्रक्रिया कराने की एजेंसी तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो आप बताइए युवक क्यों ना ठगा महसूस करें। अगर हम अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्या बताऊं मैं, जय श्री राम करते करते सब कुछ राम भरोसे ही हो गया है। ऐसी स्थिति आ गई है कि भर्तियां सालों साल 8-8 साल की भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायदा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष युवाओं को, आप यकीन मानिए मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपसे, फिर स्पष्ट कह रहा हूं कि आप ओपन चैलेंज है कि आप मुझे 20 लाख नौकरियां भी बता दीजिए। 20 लाख नौकरियां, और 1 साल तो छोड़िए, आप 6 साल का रिकॉर्ड खंगाल लीजिए और रजिस्टर चेक कर लीजिए कि आखिर कहाँ है वो नौकरियां। क्या सिर्फ जुमलेबाजी में ही नौकरियों की बात की जा रही है? क्या रोजगार इतना तुच्छ मुद्दा हो गया है कि इसके नाम पर अब युवाओं को ठगा जाएगा? क्या अन्य मुद्दे खत्म हो गए हैं? अगर मान लीजिए आपको राजनीति करनी है तो कम से कम युवाओं के साथ तो ना कीजिए। युवा तो बेचारा वैसे भी जिनको स्टडी करनी है वो अपनी स्टडी में इतना बिजी है, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है। और साथ ही उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी और ये चेंज आया था, एक विचारधारा में चेंज आया था। साथ ही पब्लिक और स्टूडेंट्स ने ये सोचा था कि चलिए अब तो कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नई वैकेंसीज आएंगी, कुछ पारदर्शिता आएगी। जब सत्ता में काबिज हुई थी योगी सरकार तो कहा गया था सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, सड़कें गड्ढा मुक्त हुई या नहीं हुई वो आप बेहतर जानते हैं आपके क्षेत्र में। साथ ही कहा गया था 3 माह में रिक्त पद भर दिए जाएंगे, सरकारी रिक्त पद, ध्यान रखिएगा 3 माह में रिक्त पद भर दिए जाएंगे। आपको एंटी रोमियो स्क्वाड में फंसा कर रख दिया गया। 3 माह कब चले गए और ये 3 माह कौन सी सन के थे, 2017 के थे या 2021 के, ये आपको नहीं बताया गया था। तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, हम ईयर पूछना भूल गए थे कि कौन सी ईयर के 3 महीने में रिक्त पद भरे जाएंगे। साथ ही 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो आप यकीन मानिए दिसंबर 2018 से लेकर यह भर्ती आज 1 सितंबर 2020 हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये भर्ती का निर्णय नहीं हो पाया है कि ये भर्ती कब कंप्लीट होगी। योगी जी का कहना था कि ये जो भर्ती है 15 फरवरी को हम ज्वाइनिंग दे देंगे, 1 सप्ताह में नियुक्ति पत्र दे देंगे, लेकिन फिर से वही बात, योगी जी ये बताना भूल गए
कि वह 15 फरवरी 2019 की होने वाली है या 2021 की, ये बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो एक सप्ताह कौन से महीने का होगा और कौन सी सन का होगा, ये भी नहीं पता। साथ ही दिल्ली में चुनाव आया, दिल्ली में चुनाव आया तो यहाँ के विभिन्न मंत्री दिल्ली में प्रचार करने गए और वहाँ पर खूब ढोल नगाड़े बजाकर आए कि हम वहाँ के स्कूलों की स्थिति उत्तर प्रदेश के स्कूलों से भी बढ़िया कर देंगे। आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए आप मेरा मुख ना खुलवाएं, आप स्वयं जानते हैं स्थिति क्या है और अच्छे से समझ सकते हैं। और स्कूलों की स्थिति के साथ ही साथ कई बार ये बयान जारी हो चुके हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में 20 लाख रोजगार सृजित किए हैं। कई बार कहा जाता है हमने 1 करोड़ रोजगार सृजित करके हमने लॉकडाउन में दे दिए हैं। तो अब या तो दो चीजें गलत हो सकती हैं, या तो आधिकारिक बयान गलत हो सकता है या फिर न्यूज़पेपर्स गलत हो सकते हैं। अगर आधिकारिक बयान गलत हैं तो ऐसे अधिकारियों, मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक भद्दा मजाक किया जा रहा है पब्लिक के साथ। और अगर आधिकारिक गलती नहीं है और ये न्यूज़पेपर की गलती है, तो इस प्रकार के न्यूज़पेपर अब तक क्यों प्रकाशित किए जा रहे हैं, ऐसे अखबारों पर अभी तक बैन क्यों नहीं लगाया गया है। तो ये एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इस पर भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो क्षमा कीजिएगा, आपका कुछ नहीं हो सकता। साथ ही अगर बात की जाए कोर्ट केसेस की, आखिर कोर्ट केसेस में भर्तियां फंसती क्यों हैं। गवर्नमेंट कहती है कि स्टूडेंट जो हैं भर्तियों को फंसा देते हैं। आप एक बात बताइए, एक भर्ती में जो व्यक्ति पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके, मैं क्वालिफाई बंदों की बात कर रहा हूं, जो भर्ती फंसाने को बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो भर्ती फंसाने को बैठे रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो बंदा एक मेहनत से पढ़ाई करता है, अपने बैकग्राउंड देखते हुए पढ़ाई करके जैसे तैसे एग्जाम देने जाता है और एग्जाम देने के जस्ट बाद उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो इसमें बताइए कैंडिडेट की क्या गलती है। इसमें तो गवर्नमेंट का सीधे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट ने तैयारी नहीं कर रखी थी और तैयारियों की कमियां होने के बावजूद वह पेपर लीक होता है। और पेपर लीक ना भी हो तो रिजल्ट आता है और रिजल्ट से पहले पता चलता है कि आंसर की गलत आ गई है। आप अगर एक यूपी टेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें यूपी टेट के 3 से लेकर 10 तक क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की परीक्षाएं कराने वाली संस्थाएं और संबंधित अधिकारी, इन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। मैं एक दो नाम लेना जरूर चाहूंगा इस माहौल में, जिसमें कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के जो योग्य अधिकारी और योग्य मंत्री जी हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे श्रीमती सुत्ता सिंह देख लीजिए, अनिल भूषण चतुर्वेदी देख लीजिए और प्रभात कुमार जी देख लीजिए, ये आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं। सुत्ता सिंह जी के बारे में तो आप सभी स्पष्ट रूप से जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको बता देता हूं। 68,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती मामले में जो रिटन की कॉपियां थीं वो साक्षात जला दी गई थीं, आग के हवाले कर दी गई थी। उनके फुल प्रूफ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स ने दिखाए थे कोर्ट में जाकर। उसके बावजूद सुत्ता सिंह जी आज भी बेसिक विभाग में काबिज हैं। क्या उनके खिलाफ निलंबन हुआ, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, आप स्वयं जाके पता कर सकते हैं। साथ ही बात की जाए अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की, जब अनिल भूषण चतुर्वेदी जी मेरठ से चलकर प्रयागराज आए थे और इनको ज्वाइन कराया गया था, तो हमने सोचा था कि हो सकता है कुछ यहाँ विभाग में परिवर्तन आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं, विभाग जैसा कि नाम वैसा ही काम। कोई भी अधिकारी चेंज हो जाए लेकिन काम चेंज नहीं होगा। टेट की परीक्षा हुई, सुपर टेट की परीक्षा हुई और दोनों में ही धांधली के संकेत मिले और अभी भी बहुत सारी फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तरमाला ऐसी बनाई है कि फर्स्ट उत्तरमाला आने के बाद भी मामला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लंबित है। और साथ ही अगर आईएएस प्रभात कुमार जी की बात की जाए तो इन महाशय के तो कहने ही क्या है। इनके लिए जो 6 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था, कैंडिडेट्स 5 जनवरी 2019 तक भी सर करके पीछे पड़े रहे कि सर कट ऑफ कोई पर्टिकुलर लगा दीजिए, ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए खेड़ा खड़ा हो जाएगा और यह भर्ती लंबित हो जाएगी। तो प्रभात कुमार जी ने उस टाइम कहा था कि यह भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने हिसाब से कंडक्ट कराएंगे और आप स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना, आप अपनी जाकर पढ़ाई करिए। तो उस टाइम जो भोले वाले अभ्यर्थी थे वो अपने घर वापस आ गए, पढ़ाई की, एग्जाम दिया और पता चला एग्जाम के एक दिन बाद कट ऑफ लगा दी गई। चलिए कोई बात नहीं, कट ऑफ लगा दी गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं मानते कोई दिक्कत है। लेकिन दिक्कत अब यहां पर आ जाती है क्योंकि उसी कट ऑफ लगाने की वजह से ये भर्ती लगभग 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं, अभी तक लंबित है। और इसका आप रिजल्ट सुनेंगे प्रभात कुमार जी का क्या हुआ। ऐसे भर्ती फंसाने के बाद, ऐसी भर्ती फंसा देने के बाद प्रभात कुमार जी का प्रमोशन करके उन्हें अन्य विभाग का सचिव बना दिया गया। तो ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस नीति और आपके समक्ष ये प्रस्तुत है।
और आप देख सकते हैं अगर काश वह कट ऑफ पहले लग गया होता तो हो सकता है यह मामला इतना लंबा ना खिंचता। चलिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कब लगता कब नहीं लगता, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर कट ऑफ लगाया था तो गवर्नमेंट को अपना कट ऑफ बचाना भी तो था। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट की पैरवी तक में इतनी लचर पैरवी की है यूपी गवर्नमेंट ने, जिसको शायद 2 साल के सफर को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। दो केसेस हैं इसमें, या तो अगर गवर्नमेंट ने कट ऑफ लगाया सही है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इतना टाइम क्यों ले रहा है, और अगर ये कट ऑफ सही नहीं है तो फिर योग्य अधिकारियों ने कट ऑफ पहले बाद में क्यों लगाया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये विवाद अभी तक चल रहा है। और एक बात और भी है कि इसमें शासन प्रशासन के साथ साथ में न्यायपालिका भी को भी कहीं ना कहीं कहा भी जाता है डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। तो सीधी सी बात है कि अगर देरी से न्याय मिल रहा है तो वो न्याय बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना नहीं है कि देरी से मिला हुआ न्याय कहीं से कहीं तक यथोचित नहीं है। जो अभ्यर्थी हैं उनका साल दर साल जो मानसिक शोषण हो रहा है उसका कोई भी हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट को तो आप पूछे ही मत। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी की, विश्वास मानिए आप फेसबुक वाल पर उनकी जाकर देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन की शुभकामनाएं, आज ये लोकार्पण आज वो लोकार्पण। समझ ही नहीं आता शिक्षा मंत्री कहां से हैं, शिक्षा की एक बात उनसे नहीं होती है। शिक्षा के संबंध में आप एक प्रश्न कर लीजिए तो उनका तापमान 100 डिग्री पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि युवा अपनी बात रखें तो रखे कहां, ऐसी स्थिति में हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं। तो ये बात है उत्तर प्रदेश की। और साथ ही मैं ऐसे लोगों के लिए भी कुछ बात कहना चाहता हूं, अंत में कुछ ऐड करना चाहूंगा, और वो बात है ये, जिन लोगों को लगता है कि पकौड़ा तलना काफ़ी अच्छा रोजगार है और 5 स्टार होटल में खोल के पकौड़े तले जाएंगे तो वे करोड़पति हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं ये आपका भ्रम है। कोई भी गवर्नमेंट आपको 5 स्टार होटल में पकौड़े तलने नहीं भेज रही है। आपको ठेला लगाना है तो आप ठेला लगा सकते हैं, बेशक लगाइए, लेकिन यहाँ सजेशन मत दीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम क्वालिफाई करके और फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट में नाम अपना देखकर उसके बावजूद अगर सरकार की खामियों की वजह से बेरोजगार बैठा है, बेरोजगार का ठप्पा उस पर लगा हुआ है, तो यकीन मानिए वो पकौड़े तलने के लिए नहीं, वो और भी अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको पकौड़े तलने ही हैं, अगर आपको खिलौने की बाजार बढ़ाने ही है, आपको खिलौने बेचने ही है, तो कोई बात नहीं, आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, आपने विभिन्न मंदिर बनाए हैं, वहाँ उसके बाहर जाकर लगाइए और आप खुद से सवाल कीजिएगा, जरूर अपने हृदय पर हाथ रखिए और पूछिए कि आप क्या अपने आने वाली जनरेशन, अपने छोटे भाई बहन, अपने बच्चों के लिए क्या यही चीज़ एज्यूम कर सकते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं जो भी अपनी बात रखते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी संस्कृति और माता पिता के संस्कारों का परिचय देते हुए अनर्गल अपशब्द कहे जाते हैं, और साथ ही कई लोग कहते हैं कि वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इससे बेटर है कि पढ़ लो। तो श्रीमान आप यकीन मानिए मैं पढ़ाई करके जो मुझे एग्ज़ाम निकालना था वो मैं निकाल चुका हूं, और साथ ही एग्ज़ाम निकालने के बाद मैं सेलेक्टेड भी हो चुका हूं, लेकिन गवर्नमेंट की सिर्फ और सिर्फ गलत नीतियों की वजह से आज मुझ पर बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है। तो यकीन मानिए मुझसे ज़्यादा बेचारे और तरस खाने के पात्र आप हैं, जो आप ट्रोलिंग करते हुए इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये था पूरा मेरा एनालिसिस मन की बात को लेकर कि मन की बात जो है ट्रोल क्यों की जा रही थी। और हाँ, एक बात और कहूँगा मैं ऐसे लोगों के लिए, अगर इस टाइप की चीज़ों को रोजगार समझते हैं तो बेशक आप जितने भी स्मारक हैं, भव्य स्मारक हैं, उनके आगे जाकर आप पकौड़े का ठेला लगाइए, खिलौने बेचिए साइकिल पर लगाकर, बाइक से लगाकर, या आपकी ज़्यादा हैसियत है आप कार के अंदर बेचिए। यकीन मानिए अगर आप इस प्रकार का व्यापार शुरू करते हैं तो मैं खुद आपका फर्स्ट कस्टमर बनूंगा वहाँ पर आके, और आपसे पकौड़े खरीदूंगा, आपसे खिलौने खरीदूंगा। लेकिन आप जो फर्जी अनर्गल बातें करते हैं, अंधभक्ति में लीन होते हैं, प्लीज़ ये सब चीज़ें अब करना बंद कीजिए। लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, लोगों को समस्या से अवगत होना चाहिए। धन्य हैं वो लोग जो इस चीज़ को समस्या समझ रहे हैं और अपनी भावनाओं, अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सबके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन वो लोग अभी भी तरस के पात्र हैं जिनको ये सब मुद्दे, समस्याएं नज़र ही नहीं आ रही हैं। अगर आपको समस्या लगेगी ही नहीं तो आप उसका उपचार कहाँ से करेंगे। और मैं अपनी लास्ट में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी इस वीडियो को बंद करूँगा, तो देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां कही हैं जो वर्तमान सिनारियों को देखते हुए बिल्कुल सटीक फिट बैठती हैं। तो आइए देख लेते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहां, बह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आप देख लीजिए, जब जनता की तीसरा नेत्र खुलता है, भोलेनाथ का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो स्थिति क्या होती है। अभी तो सिर्फ डिसलाइक की बात है, आगे उम्मीद करता हूं मोदी जी बहुत 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो आशा करता हूं आगे से बेरोजगारी जैसे मुद्दे, कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के मुद्दे और अन्य मुद्दों पर, विद्यार्थी जीवन से संबंधित मुद्दों पर अवश्य ध्यान देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।